नमस्ते दोस्तों। आज हमारे साथ हैं श्री, जो नेचुरोपैथी के सबसे महान विशेषज्ञ हैं, और आज हम उनका इंटरव्यू लेंगे। एक मतलब पॉडकास्ट जैसा है वो, तो ये मेरा भी पहला बार है पॉडकास्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर, पहले आप बताइए कि आपका पूरा इंट्रोडक्शन दीजिए। आप क्या मतलब कैसे क्या है? मैं हूँ डॉक्टर नागेंद्र कुमार नीरज। जी सर। करीब 51 साल हो गए इस क्षेत्र में काम करते हुए, और पूरे हिंदुस्तान में परमात्मा ने 11 हॉस्पिटल को नए जीवन शुरू से प्रारंभ करने का, नया शुरू करने का हमेशा जो है उसने मुझे माध्यम बनाया है। और वर्तमान में अभी हम जो है परम श्रद्धेय पूज्यास्पद हम सबके योग के महान गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज के सबसे बड़ा संस्थान विश्व का प्राकृतिक योग और आयुर्वेद, इन तीनों का समन्वय जिस संस्थान में है, उसके इस महान संगम नगरी योग ग्राम का मैं मुख्य चिकित्सा प्रभारी हूँ, डायरेक्टर हूँ। और हमने अभी तक 25 पुस्तकें लिखी हैं, जिसको 5 पुस्तकों को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पुरस्कृत किया हुआ है। और अभी वर्तमान में यहाँ पर हूँ मैं। और कभी कभी हमने 4-4 हॉस्पिटल एक साथ में देखा करता था। उस समय आप मतलब हेड थे वो 4 हॉस्पिटल्स के? तो उसमें जो है, क्योंकि हमारे लिए प्राकृतिक चिकित्सा एक मिशन की तरह था। प्राकृतिक चिकित्सा का मतलब थोड़ा आप अनुवाद में अगर अच्छे से बता पाएंगे तो। देखिए, बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं पूरे विश्व में। प्राकृतिक है, आयुर्वेद है, योग है। तो उसमें प्राकृतिक चिकित्सा ऐसी प्रविधि है जिसमें किसी प्रकार के मेडिसिन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अच्छा। क्योंकि इसका मूल जो सिद्धांत है कि हम गलत खान पान करते हैं, गलत रहन सहन हमारा होता है, रॉन्ग फीडिंग, रॉन्ग लिविंग, रॉन्ग थिंकिंग, और आज से तो और ज़्यादा हो गया, मतलब आजकल के युग में ये जो है मूल कारण होता है। दीज आर बेसिक कॉज ऑफ एनी डिजीज। लेकिन वो दिखाई देता नहीं, जैसे कि मतलब बहुत लोग हैं कि मतलब शुरू से तो जैसे कॉलेज से निकलेंगे तो अच्छा खाना है, मतलब घर का खाना खाते हैं और कभी कभार बाहर का खा लेते हैं, लेकिन उनके पे अफेक्ट नहीं होता है। तो वो मतलब दिखता नहीं है शुरू में, तो 5 साल 10 साल चलता है उनका, तो फिर बाद में एकदम से कैसे आती हैं बीमारियाँ? ऐसा है ना, को दिखता नहीं है, हाँ, लेकिन उसका दुष्प्रभाव तो होता है ना अंदर अब ही जो अंदर। हाँ, जैसे हम लोग मान लीजिए फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, प्रोसेस फूड खाते हैं, कॉन्फेक्शनरी फूड खाते हैं। अब उसमें जो केमिकल है जो उसको प्रोसेसिंग के दौरान उसमें मिलाया जाता है, अब वो क्या होता है, वो हाईली टॉक्सिक होता है। क्योंकि जब प्रोसेसिंग से गुजरता है वो, तो उसमें कुछ ऐसे चेंजेज होते हैं, जैसे उसमें बहुत ही जहरीला तत्व है, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट का निर्माण होता है। उसमें हेट्रोसाइक्लिक एमिन्स का निर्माण होता है, आपके सोमना एमिन्स का निर्माण होता है। ये जहरीले पदार्थ अच्छा, बनते वक्त में उत्पादन होते हैं वो उसमें पैदा हो जाता है। और कुछ बाहर से जो तत्व मिलाया जाता है, जैसे हाइड्रोजनेटेड फैट है, आपके जो है ट्रांस फैट, जब उसको गुजारते हैं तो ट्रांस यानी अच्छा फैट भी ट्रांस फैट में रूपांतरित होने लग जाता है। अब ये जो है अत्यंत शरीर में जाकर के हानिकारक, जो देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों में कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, हृदय रोग से मर रहे हैं, लोगों को भरोसा नहीं होता है। अभी कुछ दिन पहले टीवी पर आया कि एक लड़की बेचारी जयमाला डाल रही थी, कुछ देर बाद वहीं गिरी और ख़त्म हो गई। तो ऐसे जो है बहुत सारी घटनाएं आ रही हैं। क्यों? कि हमारा जो प्राचीन कालीन जो हमारा भोजन का स्टाइल था वो अलग प्रकार का था। आज सुबह सुबह क्या है, लोग ब्रेड खाते हैं, आपके जो है पराठे खाते हैं, पूरियाँ खाते हैं, विदेशी का दिया हुआ जो ब्रेड, ब्राउन ब्रेड की जगह ब्राउन ब्रेड को मतलब वाइट ब्रेड खा रहे हैं। तो उन सब का जो है ना दुष्परिणाम ये हो रहा है कि हमारे शरीर में
उसके साथ जो केमिकल तो जा ही रहा है, हाँ हाँ क्योंकि उसमें और भी केमिकल तो प्रोसेसिंग के दौरान तो चेंज होता ही है। साथ ही साथ उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है, कलरेंट मिलाया जाता है, आपके फ्लेवर्ड मिलाया जाता है, और उससे रिलेटेड कम से कम 30-40 केमिकल्स मिलाए जाते हैं, तब जाकर उसका स्वाद आपके बड़ा लगता है ना, स्वादिष्ट। और स्वादिष्ट नहीं जीभ को लगता बैठता है है। टेस्ट। अब जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बच्चों को जो है वो मैगी खाने की इतनी आदत थी, फिर आया कि मैगी कितना खतरनाक होता है, हाईली कैंसरस होता है। क्यों होता है? तो उसमें आपके विशेष रूप से मोनोसोडियम ग्लूकोटोमेट, ये हाईली जो है ना, ऐसा ये यानी तत्व है, फ्लेवर्ड है, जो बच्चों में नशा तक पैदा करता है। वो खाए नहीं तो चैन नहीं पड़ता है। इसलिए देखते हैं ना बच्चे जो उसके बिना जो है कैसे भी सुबह उठते हैं बस मैगी मैगी तड़पते मैगी रहते हैं, हाँ। तड़पते हैं। तो एक नशा पैदा करता है। हमारे दिमाग का एक सेंटर है नशा का, बेसल गैंग्लिया है। अब वहाँ पर कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जो नशा पैदा करते हैं, कुछ ऐसे न्यूरोकेमिकल्स हैं जो रिवार्ड, जब तक खाओ नहीं तब तक शांति नहीं होते हैं। कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं, कोर्टिजोल हार्मोन्स हैं, जब तक आप उसको मीठा जब तक ना खाओ तब तक वो बिल्कुल और आपको बेचैन किए रहता है। मतलब ये टोटल बना के क्या है, हमारे जीभों को टेस्ट बैठाने के हिसाब से वो लोग केमिकल बहुत केमिकल डालते हैं, नमक डालते हैं, सैचुरेटेड फैट डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें डालते हैं। हाँ तो भाई यू ईट टू किल और यू टू लीव। हाँ भाई आप स्वास्थ्य के लिए खाते हो या मरने के लिए खाते हो? जीवन के लिए खाते हो कि काहे के लिए खाते हो? जीवन के। तो इसलिए जो है ना, इसमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें उसे खाना है जिससे हम स्वस्थ रहें, हम उसे नहीं खाना है जिससे हम बीमार हों। तो प्राकृतिक चिकित्सा में आहार के ऊपर ज़्यादा बल दिया जाता है। हमारा यहाँ पर प्राकृतिक योग और आयुर्वेद का तीनों का समन्वय है, और तीनों में सबसे बड़ा जो है ना ये है कि आहार ही औषधि है। आहार ही औषधि है। फूड एज ए मेडिसिन, फूड इज मेडिसिन, आयुर्वेद का सूत्र है। देखो, फूड एज ए मेडिसिन, जो मॉडर्न मेडिसिन के पितामह माने जाते हैं, जिनको हम हिपोक्रेट्स के नाम से जानते हैं, उनका वक्तव्य है। क्या वक्तव्य भाई? लेट दाई फूड, पुराना अंग्रेजी है 2500 साल पहले के, लेट दाई फूड बी दाई मेडिसिन, लेट दाई मेडिसिन बी दाई फूड। यानी जो आहार है वही आपकी औषधि है, वही औषधि, और जो औषधि है वो आहार है। वो आहार है। और आयुर्वेद का सूत्र है कि पथ्य सती गदा तस्य किम औषध निस्वनई, पथ्य अस्ति गदा तस्य किम औषध निस्वनई। यदि आपका आहार सही है तो दवा की क्या जरूरत है भाई? हाँ, और यदि आहार सही नहीं है तो दवा की क्या जरूरत है? हाँ हाँ। कितना भी दवा खाते रहो ठीक नहीं होने वाले हो, क्योंकि आहार आपका सही नहीं है। आजकल जैसे बीपी की गोलियां बोलते हैं डॉक्टर लोग आजीवन खानी है, शुगर की गोलियां आजीवन खानी है। कि डॉक्टर जानता है कि ये अपने आहार में सुधार तो करने वाले हैं। दवाई तो ठीक करने के लिए होती है, तो वही मैं सोचता हूँ कभी कभार कि मतलब दवाई तो ठीक करने के लिए होती है और बोलते हैं डॉक्टर की आजीवन खानी पड़ेगी आपको। ठीक कहाँ करती है? हो ही नहीं सकता है। हाँ, दवाई तो ठीक है, मतलब मेडिसिन जो होती तो हैं। इसलिए आहार जो है ना, आहार बहुत इम्पोर्टेंट है। फूड एज ए मेडिसिन। इतना ही नहीं, कई सूत्र हैं ऐसे, बिना भी भेजे व्याधि पथ्यादे निवर्तते न तु पथ भिन्नज भेजा नाम सतई रपी। यानी आप लाख रुपए की दवा खा लो, जब तक आपका आहार सही नहीं होगा तब तक आप स्वस्थ होने वाले नहीं हो। तो इसलिए हमारे आयुर्वेद में, योग में, प्राकृतिक चिकित्सा, इन तीनों का समन्वय यहाँ संगम है। और जो इस संगम स्थली में आता है, इस तीर्थ स्थान पर, तो स्वस्थ होकर के जाता ही है। हाँ। उसे एक नया जीवन मिलता। आपने देखा होगा 7 दिन 10 दिन रह करके। हाँ, मैं तो खुद यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं 7 कोई दिन आया। ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसको लाभ न हुआ हो। हाँ, हाँ, इसलिए कि रास्ता सही है, और रास्ता सही है तो हम स्वस्थ होंगे ही। वो तो बात बिल्कुल। दुनिया की कोई भी ताकत हमें स्वस्थ होने से रोक नहीं सकती है। तो उसके लिए क्या रास्ता है? प्रॉपर डाइट, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर मेंटल एटीट्यूड, मेंटल एटीट्यूड, प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर कल्टीवेशन ऑफ हैबिट, कल्टीवेशन ऑफ हैबिट, प्रॉपर बिहेवियर। बिहेवियर। हमारा बिहेवियर गलत होता है, आचार यदि विचार।
यदि हम गुस्सा करते हैं तुरंत हमारे शरीर के अंदर एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अच्छा। वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है, शरीर की सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। जहाँ हम गुस्सा करते हैं शरीर में रेनिन की मात्रा बढ़ जाती है, एंजियोटेंसिन की मात्रा बढ़ जाती है, एड्रेनलिन की मात्रा बढ़ जाती है। ये सारे जहरीले तत्व हमारे अंदर जो है ना पैदा होकर के पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। और वही जब आप प्रसन्न होते हैं, आनंदित रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, तो आपका दिमाग अमृत छोड़ता है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर ही अमृत है और हलाल भी है, जहर भी है। तो ये आपका प्रॉपर थिंकिंग होगा ना तो हमेशा अमृत में बने रहेंगे। तो इंसान को सर, जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि इंसान को मतलब उस थिंकिंग के लिए मतलब करना क्या पड़ेगा? उसका प्रॉपर आहार, उसका प्रॉपर विचार, उसका प्रॉपर एक्सरसाइज, उसके प्रॉपर दिनचर्या, उसके प्रॉपर बिहेवियर, जो आपने बताया अभी 7 चीज़ें, तो उसको मतलब उसके हिसाब से डेवलप करना पड़ेगा। अब मेरा ये पूछने का मतलब है कि ये मतलब ये जो अपना नेचुरोपैथी है, ये कब से मतलब अपने यहाँ पे आया? क्योंकि सबसे पहले तो अपन जानते थे कि ऋषि मुनि जो होते हैं वो योग और आयुर्वेद सिखाते थे। तो नेचुरोपैथी ये हमारे मतलब भारत का स्टार्ट हुआ है या ये हमारा मतलब नेचुरोपैथी आयुर्वेद से डिजर्व हो क्या है? नेचुरोपैथी अपने हिंदुस्तान की सनातन पद्धति है, जब से सनातन काल चले आ रहा है। सनातन काल से। क्योंकि नेचुरोपैथी का मूल सिद्धांत ये है कि भाई आपके अंदर ही ऑटो हीलिंग सिस्टम है, ऑटो मोनिटरिंग सिस्टम है, ऑटो ट्रीटमेंट सिस्टम है, ऑटो यूनेटिंग सिस्टम है, ऑटो रिनोवेटिंग सिस्टम है। ऑल आर विद इन योर बॉडी। बस उसे जगा देना है। और जगाने के लिए क्या है? पंच महाभूत चिकित्सा, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश। इन्हीं से आपके जीवन में फैलता है स्वास्थ्य का प्रकाश। तो इससे रिलेटेड तो हमारे वेदों में असंख्य मंत्र भरे हुए हैं, संस्कृत उच्चारण वाले मंत्र। बिल्कुल। मेरी पुस्तक है आपकी जल चिकित्सा, उसमें पूरा वर्णन है मिट्टी चिकित्सा, मिट्टी की संरचना कैसे हुई, कैसे मिट्टी चिकित्सा हमारे यक्षमा के लिए सही होता है, जैसे बीमारियों को ठीक करता है, हमें अन्य सारी बीमारियों को दूर करता है। कि एक दो नहीं, असंख्य मंत्र हैं। अब उन पर हम चर्चा करें तो उनके लिए अलग हमारा ये हो जाएगा, विषय हो जाएगा। तो इसलिए जो है, अब जैसे देखो मिट्टी चिकित्सा के संबंध में कि कैसे ये जो है एक मंत्र है बड़ा वैज्ञानिक, आप यानी उस पर एक वैज्ञानिक को मिट्टी के दिव्य गुणों के ऊपर जिसने खोज किया कि मिट्टी के अंदर हम टीबी कीटाणुओं को गाड़ देते हैं तो नष्ट हो जाते हैं। क्यों नष्ट हो जाते हैं भाई? तो मिट्टी में जो सोंधी सोंधी सुगंध होती है ना, उसमें खास प्रकार के माइक्रोब्स होते हैं। लेकिन उनका आचरण कैसा है? कभी वो फंगस की तरह आचरण करते हैं, कभी बैक्टीरिया की तरह। इसलिए उसने उस वैज्ञानिक उसका नाम ही चेंज कर दिया, उसको एक्टिनोमाइसीट्स कहा। उस वैज्ञानिक का नाम था आपके अब्राहम सेल्मन वाक्समैन, जिसे 1952 में इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसने सर्वप्रथम मिट्टी के कल्चर के द्वारा स्ट्रेप्टोमाइसिन और नियोमाइसिन की खोज की थी। अब इस संबंध में हम मिट्टी चिकित्सा अनमोल मिट्टी के बोल पुस्तक में लिख रहा था, तो उस समय एक जो है मंत्र, उसमें मैंने देखा मंत्र था उपस्थ आस्ते अन्मीवा आयक्षमा असंभ्यम संतु पृथ्वी प्रसूता दीर्घम न आयु प्रतिबुद्धिमाना वयम तुभ्यम बलिहित श्याम। कि हे माँ काश्यपी, हे माँ पृथ्वी, हे माँ धरणी, हे माँ वसुंधरे, हम तुम्हारे अपने द्वारा यज्ञ के द्वारा किसी प्रकार के तुम्हें दूषित न करें, सेवा करते रहें। और तुम्हारी गोद में ये जितनी बीमारियां हैं, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो समूचा यानी पूरी जो यहाँ तक टीबी तक की बीमारियों का नाश हो मिट्टी से। तो ये हजारों वर्ष पूर्व हमारे पुरखे जानते थे। वो अरण्यवासी ऋषि, जब से सनातन काल चले आ रहा है तब से, बिल्कुल अरण्यवासी ऋषियों की ये परंपरागत हमारी चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद और नेचुरोपैथी योग सबका सिद्धांत एक जैसा है, सब एक ही सिद्धांत पर आधारित हैं। और सिद्धांत क्या है?
accumulation of toxic matter, morbid matter, poisonous matter, foreign matter in the system of the body, that is root cause of all disease. उसके लिए वाग्भट महान जो हमारे आयुर्वेदज्ञ हुए हैं, ऋषि वाग्भट, उन्होंने क्या कहा है, दोषा एव ही सर्वेषाम रोगा नाम में कारणम। समस्त रोगों का कारण क्या है? दोष, विकार, एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक मैटर। और फिर उन्होंने कहा कि इसके निदान क्या है? किसने इस विषय में कहा? चरक ने, चरक सूत्र में है कि दोषा एव ही सर्वेषाम रोगानाम निदानम कुपिता मला तत्प्रकपस्य तु प्रोक्तम विविधा इससे होना। जो नाना प्रकार का अचरा कचरा हम खाते रहते हैं, सेवन करते रहते हैं, ग्रहण करते रहते हैं, और सिर्फ हम मुंह से ही ग्रहण नहीं करते हैं, हम आँख से भी अचरा कचरा खाते रहते हैं। अब यहाँ हॉस्पिटल में आए हो, अब इतने सुंदर फूल खिले हैं, इतने सुंदर सारी चीज, सारा वातावरण इतना पवित्र है, पावन है, स्वच्छ है, बहुत ही बढ़िया है? मतलब अच्छा। ऐसा आपको फूलों की कहीं हिंदुस्तान में किसी जगह नहीं मिलेगी। इतने फूले, ऊपर फूल, नीचे फूल, जहाँ तो जाओ आते जाते फूल। तो ये क्यों है? तो ये चिकित्सा है हमारी, उन फूलों की सुगंध, एरोमा थेरेपी। अच्छा, दृष्टि, एरोमा और हाँ, और आँखों के द्वारा जो आप ग्रहण करते हो ना, तुरंत, क्योंकि हर आहार का, इसको क्या बोलते हैं? आहार। आहार यानी रिसीव करना, कंसीव करना। तो आप जिस आहार को आप लेते हो उसका दो प्रभाव होता है, एक तो अच्छा स्वास्थ्यदायी होता है, हेल्दी होता है, और एक होता है पैथोजेनिक, यानी बीमार पैदा करने वाला। अब यहाँ चारों तरफ गंदगी, हॉस्पिटलों में चले जाओ, गंदगी बिखरी रहती है, कहीं बाथरूम में तो जाने की इच्छा तक नहीं होती है, बाहर ही सब जो है कचरा पड़ा रहता है, पैखाना से लेकर के मल मूत्र सब जो है, देख करके लोगों को उबकाई आती है, बीमार और हो जाते हैं। तो ये गंदी जगह में जाके सही कैसे हो सकते हैं लोग? आँख से भी हम आहार ग्रहण करते हैं, आँख से भी, कान से भी आहार ग्रहण करते हैं। अब कान से आहार ग्रहण करते हैं ना, अब जैसे मैं कहता हूँ कि आप कितने अच्छे हो, यू आर लुकिंग सो हैंडसम एंड स्मार्ट, कितना मन प्रसन्न हो जाता है कि डॉक्टर साहब ने कहा है, उससे फिर तो तुरंत वो रिफ्लेक्ट होता है ना, पूरा हार्मोन्स लेकर के पूरी शरीर का सिस्टम जो चेंज होने लगता है। एक बेसिक सी चीज़ें हैं, इसको अगर अपन फॉलो करेंगे तो कितना चेंजेस। आप अभी बता रहे हो कि आहार अपने सब तरफ से होता है, मैं तो प्लस समझता कि आहार यहाँ से होता है और बाकी विचार होता है। कान से भी हम आहार ग्रहण करते हैं। अब किसी से कहो कि अरे तुम कितने मूर्ख हो, बेवकूफ़ हो, वहीं उसका मन तुरंत कहेगा अरे कैसा डॉक्टर है, ये मेरे को ऐसा बोलता है, मूर्ख हो। अब अच्छा, सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हम अच्छी चीज़ लेने में बहुत कंजूस होते हैं, बुरी चीज़ लेने में हम बहुत सजग रहते हैं। कि जैसे अब ये मैंने कहा कि मूर्ख हो, बेवकूफ़ हो, वो उसको जीवन भर याद रहेगा। लेकिन मैं जब कहा कि तुम कितने अच्छे हो, कितने प्यारे हो, कितने सुंदर हो, कितने बुद्धिमान हो, कितने, ये ठीक है, वो रखेगा, 2-4 दिन ठीक रहेगा, फिर उसका भूल जाएगा। तो ऐसा कोई भी होता है ये हमने मानसिकता ऐसा बना लिया है, बचपन से डेवलप, हाँ, ये कल्टिवेट किया हुआ है ना ये सारा। इसलिए हमने क्या कहा, रॉन्ग कल्टिवेशन ऑफ हैबिट, लॉन्ग कल्टीवेशन ऑफ हैबिट्स। हाँ, जैसी हम आदत तैयार करते हैं, ये संस्कार बोलते हैं, इसी संस्कृति बोलते हैं। तो ये जैसा संस्कार होगा ना, उसी प्रकार से जो ना फिर हमारा आचरण होता है। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ। तो इसलिए जो है ना, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हम कान से भी आहार करते हैं, आँख से भी आहार ग्रहण करते हैं, नाक से भी आहार ग्रहण करते हैं। अब देखो यहाँ सारे नाक से कितने बढ़िया आहार जो है आपको दिया जाता है। एक तो पूरी फ्रेश ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन, यज्ञ हमारे चल रहा है, हर एक रोग के लिए अलग अलग यज्ञ का प्रयोजन है। हाँ, मैं यज्ञशाला गया था तो मेरे को अलग एक कुटिया में भेजा गया, वैसे मेरे पिताजी को भी अलग भेजा गया, सबको अलग अलग। वही मैं कहा ना, तो उसे हम क्या कर रहे हैं, मेरे को तो पहले लगता था कि धुआं उठता है तो मतलब नहीं जाना है पास। हाँ, नाक से आहार ग्रहण कर रहे हैं, नाक से आहार हो रहा है हमारा। अब देखो एक उदाहरण देता हूँ कि 100 ग्राम घी हो और 1 लाख लोगों तक पहुँचाना हो, नहीं पहुंचा सकते, थोड़ा थोड़ा कैसे पहुंचेगा, नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन उसी घी को यज्ञ में डाल देते हो तो 100 लोगों तक पहुंच जाता है। अच्छा, पहुंच जाता है, हाँ, वो पहुंचेगा। हाँ, तो हम उससे ग्रहण किए ना आहार, और उससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक हो रहा है। यहाँ जो देख रहे हो आप लोग, हाँ। उससे आपकी जो है, और इसका यदि आपको प्रमाण नहीं है तो आप एक काम करो, 100 ग्राम घी के बदले 100 ग्राम लेकर मिर्ची डाल दो,
देखो कैसे आहार को ग्रहण करता आदमी छींकना शुरू कर देगा, आंख से आंसू आने लग जाएंगे, नाक से पानी गिरने लग जाएगा। जब घर में छोंक लगा दे तो उसी में छींक आ जाती है। तो क्यों हमने आहार ग्रहण कर दिया नाक से? तो हम मुंह से आहार ग्रहण करते हैं। अब चाय है, चीनी है, कॉफ़ी है, मिर्च मसाले, बिस्कुट, ब्रेड, जैम, जेली, ये सब क्या है? गलत आहार है। दूसरा आहार। स्वास्थ्य मतलब रोग कारक आहार है, पैथोजेनिक आहार है। अब वही जो है दूध है, छाछ है, होल सीरियल्स हैं, फल है, सब्जियां हैं, वो बहुत अच्छे आहार हैं। स्प्राउटेड है, बहुत अच्छे आहार हैं जो हमारे स्वास्थ्य को संवर्धित करते हैं। उनमें ऊर्जा होती है। उनमें ऊर्जा होती है, स्वास्थ्य होता है, और फुल ऑफ विटामिन्स होते हैं। थायमिन, रिबोफ्लेविन, नाइसिन, पेंटोथेनिक एसिड, पैरामिनोबेंजोइक एसिड, फॉलिक एसिड से भरपूर होते हैं। और वही जब आप जो है उल्टा पुल्टा खाते हो तो फिर जो है, तो ये हमारे 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, ये पांचों आहार ग्रहण करती हैं। गलत भी करती हैं, खराब भी करती हैं। अब त्वचा है, आहार ग्रहण करता है ना, कोई आपसे हाथ मिलाता है, कितने आप प्रेम से भरपूर हो जाते हो। और ये दूसरा आदमी हाथ मिलाता है, ये उसको देख करके लगता है कि ये आदमी जो है गड़बड़ करेगा, गड़बड़ आदमी है। अब एक छोटा सा बच्चा है, रो रहा है, तड़फड़ा रहा है, अब कोई भी जाता है उसको उठाता है तो अभी और रोने लग जाता है। लेकिन माँ जाती है, माँ उसको गोद में लेती है, उसका स्पर्श पाते ही बिल्कुल शांत हो जाता है। क्यों? तो माँ का उसने आहार ग्रहण कर दिया, वात्सल्य प्रेम का आहार ग्रहण कर लिया। तो आहार ये है, ये निदान है कि हम गलत आहार लेते हैं तो बीमारियां होती हैं। सभी तरफ से आहार हमको सही स्वच्छ करना पड़ेगा। सही स्वच्छ लेंगे तो हम इंटीग्रेटेड स्वास्थ्य हमारा रहेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? शरीर का स्वास्थ्य, मन का स्वास्थ्य, चित्त का स्वास्थ्य, चेतना का स्वास्थ्य। और ये चेतना का स्वास्थ्य होगा, पूरा हमारा बाहर कॉस्मिक स्वास्थ्य रहेगा सही। हर आदमी ये सोच ले मुझे स्वस्थ होना है, पूरा राष्ट्र का स्वास्थ्य अच्छा होगा, अच्छे हम जो है। तो इसलिए जो है ना, हमारा योग आयुर्वेद अद्भुत है। और इन दोनों का लक्ष्य एक ही है कि ये जो विकार शरीर के अंदर जमा हो जाता है ना, एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक मैटर, मॉर्बिड मैटर, पॉइजनस मैटर, फॉरेन मैटर, टॉक्सिन्स, दैट इज रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीज। उस विकार को निकालो। सुबह शाम तक यहाँ विकार निकालने के तो काम करते हैं हम, हिन्मा देते हैं, प्राणायाम कराते हैं, योग कराते हैं, जल नीति से स्टार्ट होता है। जल नीति है, सूत्र नीति है, कुंजल है, संग प्रक्षालन है, ये सब क्या है? शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए है। जितने टॉक्सिन सब गैदर किए थे वो तो सब निकाल आपके अंदर स्वास्थ्य भरा हुआ है, लेकिन वो पत्थर के नीचे जम गया है। अच्छा। ठीक वैसे ही जैसे एक माली होता है ना, बीज बोता है, कुछ बीज अच्छी तरह से जमते हैं, खूब उसमें फल आते हैं, फूल आते हैं, उसमें पुष्प आते हैं, उसमें सुगंध भरती है और उस सुगंध से पूरे वातावरण को भर देता है। और कुछ बीज क्या होता है? पत्थर के नीचे दब जाते हैं, अंकुरित होते हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है, उसमें दब करके सड़ जाते हैं, मर जाते हैं। तो उनकी क्षमता थी उसमें, लेकिन वो क्षमता क्या हो गया? दब गई, नष्ट हो गया। नष्ट हो गई। तो वैसे ही हमारे अंदर स्वास्थ्य है, अब उस पर पत्थर हमने डाल दिया है। एक्युमुलेशन टॉक्सिक मैटर ड्यू टू रॉन्ग फीडिंग, रॉन्ग लिविंग, रॉन्ग थिंकिंग, रॉन्ग कल्टिवेशन हैबिट, रॉन्ग बिहेवियर। तो शरीर के अंदर जो है इतने सारे विकार जो है हमारे जमा विचारों होते के हैं। पत्थर, विचारों के पत्थर, आहार के पत्थर, बहुत सभी सारे के पत्थर, सब सारी चीज़ें हैं। हाँ। तो इस प्रकार से जो है ना हमारा स्वास्थ्य डिस्टर्ब होता है। अब उसे हम जो है ठीक करते हैं काहे से? अब जैसे हम यहाँ हंसने का प्रयोग कराते हैं, किए थे आप मेरे साथ? हाँ, अभी मतलब लास्ट में जब मट्टी पट्टी होती है, हाँ, उसके बाद हम कराते हैं। हाँ। फिर हम उनको शिक्षा भी देते हैं, बताते भी हैं कि 2100 स्माइल्स ए डे कीप 60 अवे, डॉक्टर, डिजीज, ड्रग्स, डिप्रेशन, डार्कनेस ऑफ फेस, डार्कनेस ऑफ लाइफ एंड डेथ अवे। मौत भी नहीं आएगी, मुस्कुराते रहोगे तो वो भी आएगी। देखिए ये आदमी मुस्कुरा रहा है, इसको ले जाएं तो कैसे ले जाएं? 21 टाइम्स या 21,000 टाइम्स? 2100 टाइम्स। 2100 टाइम्स, अच्छा 2100 टाइम्स। अगर हम खुशी हमेशा मुस्कुराते रहो, कहने का मतलब हमेशा मुस्कुराओ। हाँ, कहने मतलब वही है। हाँ।
और गिन करके थोड़े मुस्कुराएगा, हर में से मुस्कुराओ, हर सांस के साथ मुस्कुराओ। हाँ। तो मुस्कुराहट से क्या होता है, अमृत बात है। और मुस्कुराहट देखो ना, हमारे जितने भगवान हैं सब मुस्कुरा रहे हैं ना, बुद्ध हुए, महावीर हुए, कृष्ण हुए, राम हुए, सबके चेहरे पर सबके मुस्कुराहट अर्थ है। विग्रह में मुस्कुराहट ही रहती है। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट है। हाँ हाँ। अरे कृष्ण वो युद्ध में लोग खड़े हैं, सारथी बने हुए हैं, तो अभी चेहरे पर मुस्कुराहट है। जबकि बांसुरी अर्जुन- बजा रहे हैं तो अभी चेहरे पर हाँ। मुस्कुराहट है। हैं? आपके नृत्य कर रहे हैं उसमें भी मुस्कुराहट है गोपियों के साथ। तो हर जगह, तो ये हमारे आदर्श हैं लोग, जो हमें सिखाते हैं कि हर पल मुस्कुराओ। मुस्कुराहट जो है हमारा स्वभाव है। और मुस्कुराने से क्या होता है, दिमाग अमृत बहता है। उस अमृत को विज्ञान की भाषा में क्या बोलते हैं, सेरोटोनिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, एनकेफेलिन, डाइनॉर्फिन, भेजोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, ओपीवर्ड्स, सबस्टांस पी। अब ये क्या है, ऐसे न्यूरोकेमिकल्स हैं जो हमारे अंग प्रत्यंग में आनंद, उल्लास, आह्लाद, उत्साह, उमंग की तरंग भर देते हैं। स्वास्थ्य, सुख, शांति, समृद्धि, सौभाग्य, शील, समता, सौजन्यता, सहृदयता, शौर्य, शक्ति लेकर के हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। उसका प्रसार होता है हमारे शरीर के अंदर, अंग प्रत्यंग आनंद से विभोर होता है। ये मुस्कुराहट, इसीलिए मैंने कहा ना कि मुस्कुराते रहोगे, मौत भी आएगी, दरवाज़ा खटखटाई कर चली जाएगी। वो एक डायलॉग है ना वो किसी फिल्म का, जो डर गया वो मर गया। मर गया। मरने वाला आदमी डरता ही है, है? जो डरता नहीं वो कभी मरता नहीं है। इसलिए मुस्कुराते रहना चाहिए, हाँ, और डरना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। तो इसलिए प्राकृतिक के पंच महाभूत, जिसको हम क्या करते हैं, मड थेरेपी, मड थेरेपी, सन थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी मीन्स जल चिकित्सा, जल चिकित्सा, मड थेरेपी यानी मिट्टी चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा, ईथर थेरेपी यानी आकाश तत्व, उपवास वगैरह कराते हैं ना, हाँ हाँ। वो आकाश तत्व, यानी हम तो हमेशा भरते रहते हैं, अब यहाँ भरना बंद कर देते हैं तो आकाश तत्व से संबंध होता है। आकाश तत्व ईथर इज द इनफाइनाइट सोर्स ऑफ इनफाइनाइट एनर्जी। इसमें कैसे, मतलब क्या होता है? अरे इसका बहुत बड़ा प्रोसेस है। इस पर अभी 150 पेज की मेरी पुस्तक है सिर्फ उपवास के ऊपर, बहुत लंबा चौड़ा, उस पर रिसर्च हमने पूरा दिया हुआ है। तो उपवास अगर गलत तरीके से करते हैं तो फिर उसके गलत प्रभाव होता है। गलत प्रभाव होता है। तो इसलिए जो उपवास करते हो, शरीर का सारा सिस्टम, जो खाना नहीं खाते हैं ना, सामान्य भाषा में समझ देता हूँ, तो शरीर को पचाने वाला, भोजन को पचाने वाली शक्ति है, उसको एसिमुलेशन वाली शक्ति है, एब्जॉर्प्शन वाली शक्ति है, वो सारी शक्ति कहाँ लगती है, शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में, शरीर से विकार निकालने में, शरीर से गंदगी निकालने में, है? और शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, पावन हो जाता है और शक्तिमान हो जाता है, कायाकल्प हो जाता है। एक एक सेल जो ना, जो कूड़ा कचरा है ना शरीर का, वो सब जल जाता है। हमारे सेल्स बिल्कुल नए हो जाते हैं, बिल्कुल उनमें जो है नई, यानी पूरा इंटीग्रेटेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, एक न्यू लाइफ मिल जाती है, नई लाइफ मिलती है, रिबॉर्न हो जाते हैं। अरे हमारे ऋषि मुनि 100-100 साल से ज़्यादा जिंदा रहते थे, क्यों? वो उपवास करते थे। उपवास के कारण आता है ना, बड़ा सुंदर मंत्र आता है, करही आहार साग फलकंदा, सुमरही ब्रह्म सचिदानंदा। ये किसके लिए आता है? जिनके हम संतान हैं, जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी, जिन्होंने सोशल कैसे हम ये रखना चाहिए। वो कौन थे? मनु महाराज, और माता सतरूपा। अभी बाबा जी मतलब बता रहे थे, जो रामदेव बाबा जी हैं, वो अभी हमको ना सुबह सुबह ही बता रहे थे कि वो एक दिन 40 दिन को उपवास रखे थे, खाली पानी पे वो कर रखे थे। तो मैं तो सोचा कि 40 दिन तक कैसे इंसान। अरे मैं यहाँ पर रोगी को 50 दिन का उपवास कराया, वो भी मॉरिशस का एक रोगी था, और जिसके इतनी सारी बीमारियाँ थी, ऐसे यहाँ से गया बिल्कुल कायाकल्प। घर वाले पहचान नहीं पा रहे थे, यहाँ जब उसने फ़ोन किया तो इतना ज़बरदस्त इसका प्रभाव होता है। तो इंसान को शक्ति कहाँ से मिलती है कि मतलब उतना उपवास? शक्ति अभी मेरी पुस्तक जो है ना, इसमें पूरा विस्तार से दिया है। शक्ति नाम है 5-6 नहीं, उपवास में हमें शक्ति कहाँ से मिलती है। अच्छा। ये उसका हमने हेडिंग लाइन नहीं दिया है उसके विशेष रूप से। तो 6 प्रक्रियाएं होती हैं शरीर के अंदर, जहाँ से हमें शक्ति मिलती है। क्या क्या 6 प्रक्रियाएं हैं वो? जो पुराने
जो सेल्स हो जाते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, निकम्मे हो जाते हैं, काम नहीं करते डेड हैं, सेल्स हो जाते हैं। डेड हो जाते हैं, तो उन सब के जो मोलिकुल्स होता है ना, हाँ हाँ। वो ट्रांसफॉर्म होता है भोजन में। इसका जो शरीर के अंदर जमा है, आपके फैट जमा है, प्रोटीन जमा है, तो वो हमारे शरीर के काम में आने लगता है। फिर इसके अतिरिक्त जो है ना, दूसरी प्रोसेस शुरू हो जाती है, दूसरा टेक्निक शुरू हो जाता है, उससे हमें ऊर्जा मिलने लग जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऊर्जा मिलने की। तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मतलब फैट वाले लोगों के लिए तो बढ़िया चीज़ है उपवास, तो मतलब पतले लोग कैसे कर सकते हैं उपवास को, अगर उनको बेनिफिट लेना है तो? पतले लोग भी कर सकते हैं। अरे मैंने आज ही बताया था कि मेरा वज़न कभी 43 किलो था और मैं 9 दिन का सिर्फ पानी पर उपवास किया, क्योंकि क्षेत्र में आने के पहले मेरे को उपवास से गुजरना होता है, हाँ हाँ। गुजरना था, ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि होता क्या है। पहले खुद पे मतलब एक्सपेरिमेंट बिल्कुल। करके। तो इसलिए जो ना, उससे कोई ये नहीं है। हमारे जितने ऋषि मुनि से कितने दुबले पतले थे, क्या खाते थे, और शक्ति पूरा होता था उनमें। और पूरी शक्ति। अरे उस समय जो साहित्य की रचना हुई है, वेदों की रचना हुई है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, हैं, ये सब सबके बारे में तो सोच भी नहीं सकते कि मतलब क्या उनके जो ऊर्जा है, रही आप होगी। नहीं ऊर्जा, और फिर उनके देखिए कितने अद्भुत, जैसे परमात्मा ही उनके अंदर उतर करके लिखवा रहा है। हाँ। तो ये जो है ना, उपनिषद इतने, आपके ब्राह्मण इतने, ब्राह्मण शास्त्र है, ब्राह्मण शास्त्र, अरण्यक शास्त्र है, इन सब का जो है ये है, वो किसने किया है? ऋषि मुनियों ने। हाँ, ऋषि कौन थे? हमारे रिसर्चर्स थे, जो रिसर्चर्स, अरण्यवासी जंगलों में रहते थे, रिसर्च साइंटिस्ट करते, साइंटिस्ट थे उस समय के। तो इस प्रकार से ये अद्भुत है, जो हम विज्ञान जिसकी बात करें वो बहुत विस्तार है, बहुत विस्तार है। तो सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपका इस फील्ड में कैसे आना हुआ, जैसे मतलब आप इस फील्ड में कैसे आ गए, नेचुरोपैथी की फील्ड में? अरे इसकी भी बहुत विचित्र कहानी है। मेरा बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स रहा मैं, केमिस्ट्री ऑनर सर। फिर उसके बाद जो है, मेरे को बचपन से ही था थोड़ा सेवा भावना। मैं लेखन का काम करता, बीएससी तक हमने दो उपन्यास लिख डाले थे, करीब 400-500 कविताएं लिख डाली थी। 20 साल की उम्र में? बीएससी अच्छा, बीएससी तक। हाँ। फिर उसके बाद जो है हमने जो है, फिर उसके बाद जो है वो सेवा की भावना थी, तो मैं घर से भाग करके आया उस क्षेत्र में। अरे बाप रे, घर वाले मतलब इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे थे आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आजकल के लोग तो बोलते हैं कि डॉक्टर बनाना हूँ मैं अपने बच्चों नहीं, हम वो हमारा नेचुरोपैथी कोई डॉक्टर बनना थोड़ा चाहता था, मिट्टी पानी का डॉक्टर, उस समय कोई स्कोप का क्या, और कोई जानता ही नहीं था। से करीब 54-55 साल पहले कि मड थेरेपी भी होती है। तो फिर उसके बाद जो है ना, मैं इस क्षेत्र में आ गया, भाई गरीबों के बीच में काम करूँगा, क्योंकि मैं स्टूडेंट लाइफ में ही कुछ ऐसे लोगों को, जैसे कोई जो है रास्ता कोरा करा आ रहा है, उसको ले जाकर हॉस्पिटल में जो है ये कर भर्ती कर। सेवा भावना शुरू से ही रही। एनएससी का मैं सक्रिय सदस्य रहा, उसके पत्रिका निकाली हमने कॉलेज यूनिवर्सिटी में पहली बार। फिर उसके बाद जो है इस क्षेत्र में आया, तो जो है वेलकम, मैं दिल्ली आ गया। मैंने सोचा कि दिल्ली में कुलियों के साथ मिलकर काम करूँगा, कुली लोगों के साथ, हाँ, जो सर्वहारा वर्ग है उसके साथ मिलकर काम करूँगा। अब था उस समय की एक धुन थी, अच्छी तरह से जोश था उस समय जवानी का। तो आजकल के लोग तो। फिर उसके बाद जो है एक दिन मैं गांधी जी को वो म्यूजियम में चला गया, तो वहाँ उनके जो सपने हमने देखे कि भाई उनकी क्या इच्छा थी कि मैं भारत को ऐसा बनाना चाहता हूँ, कोई भी इस प्रकार का जो है ना अंत्योदय, मतलब कि जो है जो अंतिम सीढ़ी पर लोग हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो एक था, इमोशनल था मैं, तो मेरे आंख से आंसू। तभी नीचे एक लड़की थी, वो काम करती थी वहाँ रिसेप्शन पर, तो उसने देखा मेरे को, फिर बुलाया उसने। फिर तो कहा तेरे, क्योंकि रहने का ठिकाना नहीं था, मैं रात को स्टेशन पर ठहरता था, नीचे सुबह घूमना शुरू करता था दिल्ली। क्या उम्र थी आपके उस समय? 17-18 साल। 17-18 साल में? 18 साल। तब तो अभी तो लोग बाग तो घर में ही मतलब डर के रहे, वो क्या करके। तो फिर उसके बाद जो है, तो स्टेशन पर सोता था, दिन भर घूमता था। ये बड़ी विचित्र कहानी है, मैंने अपनी पुस्तक में उसमें ये किया है। तो उसमें उस समय उस लड़की ने कहा कि यहाँ के अध्यक्ष से मिलो, तुम्हारे रहने की व्यवस्था हो जाएगी। तुम उनसे मिला, तो उन्होंने मेरे को डांट करके फटकार कर भगा दिया।
फिर रास्ते में आ रहा, उस लड़की ने एक और आदमी को बताया था मेरे विषय में, क्योंकि फिर वो मिले जगदीश चंद्र जौहर करके, तो उन्होंने मेरे को बिठा कर मेरी कविता सुनने लगे। तो मेरी एक कविता थी, ऐ पथी कहाँ तू चला तू, सोचा है कभी मन में कैसे आग लगी है जन्मे तन में, ऐ पथी कहाँ, बहुत लंबी चौड़ी कविता है। तो पूरी बुक होगी उसकी तो एक। हाँ, तो फिर उन्होंने जो है मेरे को कहा कि तू ऐसा कर कि गांधी जी का सपना था, उनके कुछ रचनात्मक कार्य है जो उसमें प्राकृतिक चिकित्सा भी ये है। तो मैं प्राकृतिक जानता नहीं, तो उनका एक विज्ञापन निकला हुआ था जयपुर जो है कॉलेज का, तो मेरे को दिया, एड्रेस दिया, ये क्या तू चला जा, उनको गुरु मान लेना। तो मैं जयपुर आ गया, वहाँ डॉक्टर सुखराम दास जी थे, वो मेरे गुरु समान को, मैंने बहुत, उन्होंने मेरे को बहुत प्यार दिया। ऐसे गुरु आजकल मिलना मतलब बहुत तो वो सारा जो है, फिर ये नेचुरोपैथी की मेरी यात्रा शुरू हुई। वहाँ से डॉक्टर आपको बताए हों। फिर उसके बाद जो है वहीं मैं लेक्चरर रहा, वैद्य लोगों को पढ़ाता था। फिर उसके बाद जो है चिकित्सा प्रभारी रहा, और फिर यात्रा शुरू हुई अलग अलग नए नए हॉस्पिटल यात्रा जो है स्थापित करने का। चलो काफ़ी समय हो गया। चलिए, फिर आपको मतलब बहुत ही अच्छा लगा आपसे मतलब मुलाकात करके, और आपसे मतलब बहुत कुछ सीखने मिला। आपकी उम्र में मतलब आपके और आपके ज़माने में कैसे कैसे गुरु रहे थे। हमारे ज़माने में तो ऐसे ऐसे गुरु पता नहीं खोजने से भी नहीं मिलते आजकल। चलिए, मैंने इस पद्धति का पूरा वही जैसे अरण्यवासी ऋषि होते थे, 3 गुरुओं के बीच में रह करके हमने विशेष रूप से ट्रेनिंग ली। एक तो प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का BHU प्रोडक्ट थे, गांधी जी के सहयोगी, विनोबा जी के सहयोगी डॉक्टर सुखराम दास। योग के महान गुरु थे आनंद जी, और आयुर्वेद के गुरु थे डॉक्टर गौरी शंकर, जिनसे जड़ी बूटी चिकित्सा और ये सारी चिकित्सा सीखी। ठीक है, ओम सर जी, ओम। बहुत ही अच्छा लगा। आप हम पे आशीर्वाद बनाए रखें और हमारे सारे दर्शकों पे भी आशीर्वाद बनाए रखें। चलिए, हमारी सबके लिए मंगल कामना है ओके सर। कि जीवे में सरदा सतम।